नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे संसद के मानसून सत्र के समापन की। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 21 जुलाई 2025 को हुई थी और 21 अगस्त 2025 को मानसून सत्र का समापन हुआ। वैसे संसद का ये मानसून सत्र कई लिहाज से खास था, लेकिन 21 अगस्त को समाप्त हुए मानसून सत्र की अधिकांश कार्रवाई के दौरान नारेबाजी और व्यवधान के चलते कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर विस्तृत चर्चा नहीं हो पाई। हालांकि आतंकवाद और ऑपरेशन सिंदूर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर संसद में गंभीर विमर्श हुआ। देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उपलब्धियों पर विशेष चर्चा हुई। लोकसभा में कुल 14 सरकारी विधेयक स्थापित किए गए और 12 विधेयक पारित हुए। राज्यसभा की भी लगभग यही स्थिति रही। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने सदन में गतिरोध, नारेबाजी, व्यवधान को लेकर गंभीर चिंता प्रकट की। कारण संसद में व्यवधान के कारण जनता के हित के मुद्दे नहीं उठ सके। लोकतंत्र की गरिमा और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। इसलिए मुद्दा आपका में हम बात संसद से संबंधित विभिन्न मुद्दों की करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। लोकसभा सांसद संतोष पांडे जी हमारे साथ इस समय स्टूडियो में हैं। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे हरियाणा से निर्दलीय सांसद कार्तिकेय शर्मा जी से। कार्तिकेय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आइए सुनते हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने क्या कहा। सदस्यगण, हम 18वीं लोकसभा के 5वें सत्र की समाप्ति की ओर अग्रसर हैं। यह सत्र 31 जुलाई 2025 को आरंभ हुआ था। इस सत्र में 14 सरकारी विधेयक पुनर्स्थापित किए गए तथा कुल 12 विधेयक पारित किए गए। दिनांक 28 और 29 जुलाई को ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा हुई, जिसका समापन माननीय प्रधानमंत्री जी के उत्तर के साथ हुआ। दिनांक 18 अगस्त 2025 को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उपलब्धियों पर विशेष चर्चा प्रारंभ की गई। इस सत्र में कार्यसूची में 419 तारांकित प्रश्न शामिल किए गए थे, किंतु लगातार नियोजित व्यवधान के कारण केवल 55 प्रश्न ही मौखिक उत्तर दिए जा सके। हम सभी ने सत्र के प्रारंभ में तय किया था कि हम इस सत्र में 120 घंटे चर्चा करेंगे। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी इस पर सहमति बनी थी, लेकिन लगातार गतिरोध और नियोजित व्यवधान के कारण हम केवल 37 घंटे ही चर्चा कर पाए। माननीय सदस्यगण, हम सब जनप्रतिनिधि के रूप में हमारे आचरण, हमारी कार्यप्रणाली को पूरा देश देखता है। जनता हमें बहुत उम्मीदों के साथ सुनकर यहाँ पर भेजती है, ताकि हम उनकी समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर, महत्वपूर्ण विधेयकों पर व्यापक चर्चा कर सकें, मर्यादित चर्चा कर सकें। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि सदन में सार्थक मर्यादा परंपराओं के अनुरूप चर्चा नहीं हो रही। माननीय सदस्यगण, जिस तरीके से सदन के अंदर, सदन के परिसर में जिस तरीके की नारेबाजी हो रही है, जिस तरीके से तख्तियां लेकर माननीय सदस्य आ रहे हैं, नियोजित गतिरोध किया जा रहा है, ये हमारी संसद की परंपराएं नहीं रही है।
और विशेष रूप से इस सत्र में जिस भाषा का आचरण किया गया, जिस तरीके की नारेबाजी की गई, ये सदन की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। हमें एक स्वस्थ परंपराओं का निर्माण करना चाहिए और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम संसद के अंदर गरिमापूर्ण चर्चा करें। लेकिन मैं लगातार देख रहा हूं नियोजित तरीके से गतिरोध करना, नारेबाजी करना, तख्तियां ले जाना। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि ये देश का सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था है, हमें इससे बचने का प्रयास करना चाहिए और संसद के अंदर भी और संसद के परिसर में भी हमारी भाषा संयमित और मर्यादित होना चाहिए। सहमति और असहमति होना लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया है, किंतु हमारा सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि हम सदन की गरिमा को, मर्यादा को और शालीनता को बनाए रखें। माननीय सदस्य, मैंने हर माननीय सदस्य को हमेशा पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया है, लेकिन जिस तरीके का आपका आचरण है, देश आपके आचरण को, आपकी कार्यप्रणाली को देख रहा है। मैं फिर आपसे आग्रह करता हूं कि हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारी स्वच्छ लोकतांत्रिक संस्था के अंदर अच्छी परंपराएं, अच्छी प्रॉपर्टियों को हम लागू करें और इसके लिए सामूहिक चिंतन भी करना चाहिए और सभी राजनीतिक दलों को आत्ममंथन भी करना चाहिए ताकि देश की लोकतांत्रिक स्वच्छ संस्था की हम मर्यादा को बना रखें और यहाँ अपने आचरण व्यवहार से एक आदर्श स्थापित कर सकें। माननीय सदस्यगण, अंत में मैं सत्र की कार्रवाई में सहयोग हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी का, सभापति तालिका के मेरे सहयोगी साथियों का, केंद्रीय मंत्रिमंडल में माननीय सहयोगियों का, नेता प्रतिपक्ष, सभी दलों के माननीय सदस्यों का, मीडिया के प्रतिनिधियों का, लोकसभा सचिवालयों का, संबद्ध एजेंसियों का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं। जाहिर सी बात है, संसद में जब चर्चा होती है तो आम मुद्दों के, आम आदमी के मुद्दों पर बात होती है और इसी बात को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने अपने संबोधन में कहा भी कि संसद जब चलती है तो आम आदमी के मुद्दों पर चर्चा होती है और यही संवाद और चर्चा इसीलिए संसद का मंच है। तमाम मुद्दे हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन संतोष पांडे जी, शुरुआत मैं आपसे करूंगा क्योंकि संसद का मानसून सत्र 21 अगस्त को समाप्त हो गया। लोगों को बहुत उम्मीद थी कि आम आदमी से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होगी, बहुत महत्वपूर्ण बिल संसद में पेश किए गए, लेकिन विस्तृत चर्चा उन पर नहीं हो पाई। संसद के मानसून सत्र को आप कैसे देखते हैं? मैं तो पिछले सत्र में भी था और इस समय भी अवसर मिला है, तो मुझे ध्यान है पेगासस के ऊपर भी, हिंडनबर्ग के ऊपर भी, वैक्सीन को लेकर के, जवानों को लेकर के यानी अग्निवीर, पहलवानों को लेकर के और अनेक समय पर राफेल यानी संगीन से लेकर वैक्सीन तक, और जिस प्रकार से ये अवरोध व्यक्त करते रहे हैं सदन में, सब प्रकार से पोस्टर और टी शर्ट जिसका उपयोग इन्होंने किया, किंतु इस समय तो बहुत ही ज़्यादा हो गया। लोकतंत्र में स्वस्थ परंपरा है, पहले भी विपक्ष थे किंतु कभी भी गर्भगृह में आकर के और इस प्रकार से बिल को फाड़ करके फेंकना, और ये ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि ये जो स्वस्थ परंपरा है, जो हमारी लोकतंत्र की पहचान है, ये कायम रहना चाहिए और ये बहुत ही चिंतन का और मंथन का विषय है जो हमारे माननीय बिरला जी ने कहा आखिरी में बहुत भारी मन से। ये हम सब के लिए, जब 140 करोड़ की आबादी वाला हमारा देश और आम जनता बहुत ध्यान से जब देखता है तो हम सबको केवल दिखने के लिए नहीं बल्कि आचरण में भी और सदन के अंदर दिखना चाहिए।
ये हम सब के लिए स्वस्थ परंपरा में आप आलोचना प्रत्यालोचना करें, किंतु इस प्रकार से करना ये उचित कतई नहीं है। जी बिल्कुल, क्योंकि मुद्दा संसदीय गर्मा का है, लोकतंत्र की गर्मा का है, जिसका उल्लेख लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने किया अपने संबोधन में। लेकिन कार्तिकेय जी, मैं ये समझना चाहता हूं, संसद के मानसून सत्र में अगर ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के मुद्दे को छोड़ दें हम, बहुत अच्छी चर्चा देखने सुनने को मिली। अंतरिक्ष की जो उपलब्धियां हैं भारत की, उस पर भी एक अच्छी चर्चा देखने को मिली। आप कैसे देखते हैं संसद के मानसून सत्र को? देखिए, मैं समझता हूं कि जितनी चर्चा होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पाई जी, पर जितनी चर्चा हुई वो बहुत अच्छी थी। और क्योंकि उसमें जो समय मिल पाया, जितनी देर सदन चल पाया, या मैं कहूं कि विपक्ष ने सदन के में डिस्टर्बेंस नहीं की उतनी देर के लिए, तो मेरे ख्याल से अगर आंकड़ा सही है तो 38% केवल सिर्फ राज्यसभा के अंदर काम हो सका इस मानसून सत्र के अंदर जी। और 280 के आसपास सवाल थे जो उच्च सदन में लगे थे, जिनमें से मुश्किल से 40 सवाल भी नहीं आ पाए पटल पर जी। मेरे अपने खुद के स्वयं के 2 0R, 4 अनस्टार्ट क्वेश्चन और 2 स्टार्ट क्वेश्चन लगे थे। आप जानते हैं कि एक बड़ी प्रक्रिया है जिसके तहत आपके सवाल लगते हैं, और उसके अंदर आपका सवाल आए वो भी अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी होती है। और जब वैसी अपॉर्चुनिटी चली जाती है, क्योंकि ये किसके लिए है, ये जो लोग हमें चुन के भेजते हैं, जो हमारा दायित्व है एक सांसद के होने के नाते, हमारा दायित्व ये है कि हम लोगों की आवाज़ उठाएं, अपने क्षेत्र की, अपने ज़िले की, अपने प्रदेश की आवाज़ उठाएं। और मेरे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लगे हुए थे जो सीधे तौर पे हरियाणा के लोगों से जुड़े हुए थे। उसमें एक विषय था डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर अफेयर्स से संबंधित, एक विषय था जो हमारी जो NHAI था, जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है, उसके सीधे प्रभाव डालता है। और ऐसे अनेकों विषय जो विषय लोगों से सीधे तौर पे जुड़े होते हैं, क्योंकि हम लोग हमसे उम्मीद करते हैं कि हम उनकी बात रखेंगे सदन के पटल पर जी। तो मैं समझता हूँ, वह कहते हैं, विपक्ष कहता है कि ये उनका मौलिक अधिकार है कि वे अपनी बात रखें, मैं सहमत हूँ। पर मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या ये मेरा मौलिक अधिकार नहीं है एक सांसद होने के नाते कि मैं भी अपनी बात रख सकूँ? क्या ये किसी का एक अधिकार दूसरे अधिकार पे भारी होता है जी? तो चर्चाएं हुई और चर्चाएं सुगम थीं, लेकिन और अच्छा रहता कि अगर सदन पूरी तरीके से चल पाता और वो लोग जो वंचित रह गए, लगभग 245 की संख्या है उच्च सदन में, और मुश्किल से उनके सवाल आते हैं और एक भी सवाल वो अपना नहीं रख पाए। मैं तो विपक्ष की भी बात कर रहा हूँ, वह भी अपने क्षेत्र के इलाके के जो सवाल आए उन्होंने उनको छोड़ दिया। और जो विभिन्न प्रकार के बिल्स आए, चाहे वो स्पोर्ट्स था, एंटी डोपिंग बिल था जिसका एक बहुत बड़ा महत्व है देश के अंदर, शुभांशु शुक्ला के ऊपर चर्चा हुई, ऑपरेशन सिंदूर जो हमारे वीर सैनिकों की जो वीर गाथा लोगों के देश के सामने आनी चाहिए थी, उस पर चर्चा हुई, लेकिन उन्होंने उसके अंदर उसको एक राजनीतिक तरीके से बढ़ाने का काम किया, ना कि उसके अंदर हिस्सा लेने का काम जी। बिल्कुल, मैं ये संतोष जी आपसे भी समझना चाहूंगा इस मुद्दे को जो कार्तिकेय जी ने कहा। मैं समझ सकता हूं कि एक तो निर्दलीय सांसद हैं और ऐसे सांसदों के अपने तमाम सवाल जनता से जुड़े, उनके क्षेत्र से जुड़े होते हैं, और जब प्रश्नकाल में उनसे संबंधित जो सवाल होते हैं वो नहीं पूछ पाते हैं या उसका उत्तर व्यवधान के चलते मंत्रीगण नहीं दे पाते हैं, तो जाहिर सी बात है एक आम सांसद को निराशा होती है, जनता को भी निराशा होती है। संतोष जी, मैं ये जानना चाहता हूं, लोकसभा में भी 419 जो तारांकित प्रश्न थे वो शामिल थे इस बार प्रश्नकाल में। हमने खुद देखा कार्रवाई के दौरान कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी बार बार कहते रहे किसानों के मुद्दे पर मैं जवाब देना चाहता हूं, किसानों के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। 11 सवाल किसानों से संबंधित थे, लेकिन चर्चा व्यवधान के कारण नहीं हो पाई। सिर्फ 55 सवालों के उत्तर पूरे मानसून सत्र में आ पाए। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को एक सांसद के तौर पर, जब प्रश्नकाल नहीं चलता है, लोकहित के मुद्दे शून्यकाल में नहीं उठ पाते हैं, आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? आदरणीय, वास्तव में एक एक मिनट बड़ा कीमती होता है, और जब सर्वदलीय बैठक होती है सत्र से पहले, जैसे माननीय बिरला जी ने बताया कि 120 घंटे में केवल 37 घंटे चर्चा हुई। और मैं स्वयं बता रहा हूँ, मैं तो खनिज क्षेत्र का हूँ, सबसे बड़ा कोल का भंडार मेरे यहाँ है, मैं स्वयं खनिज के ऊपर चर्चा करना चाह रहा था, और ऑपरेशन सिंदूर में मैं भी बोलना चाहता था, मेरा नाम था, किंतु जिस प्रकार से हल्ला हो रहा था, जिस प्रकार से ऑनलाइन गेमिंग का जो विषय आया, कितना अश्वनी वैष्णव जी ने रखा, उसको वो विस्तार से भी रख सकते थे, रखना चाहते थे।
माननीय अमित शाह जी ने जिस प्रकार से और जो 30 दिन तक जो अपराधी हैं और जेल में बंद रहते हैं और उसके ऊपर जो संशोधन बिल लाया, कितना नैतिकता को लेकर के और इस देश के लिए कितनी आवश्यकता है उसकी, किंतु इतने शोर शराबा, इतना हो हल्ला कि कोई भी हमारा जो सांसद है जिनका तारांकित प्रश्न लगे थे, भाई साहब जैसे कार्तिकेयन जी ने बताया, उसी प्रकार से हमारे बहुत सारे मित्र थे जो इस विषय में संजीदगी के साथ अच्छा विषय रखना चाहते थे, अपने क्षेत्र के विषय में रखना चाहते थे, किंतु उन्हें अवसर नहीं दिया गया। ये वास्तव में उनके साथ एक प्रकार से अन्याय है। ये स्वयं उसमें भाग नहीं लिए, किंतु नहीं लेने का भी एक तरीका होता है। इस प्रकार से विरोध करना ये कतई उचित नहीं है। जी बिल्कुल कार्तिकेय जी, कई महत्वपूर्ण बिल इस मानसून सत्र में पेश किए गए, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। जाहिर सी बात है व्यवधान के बीच वो पारित भी किए गए। आप कैसे देखते हैं इन विधेयक जो पास किए गए, खासतौर से अगर मैं राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक की बात करूं या बात की जाए राष्ट्रीय एंटी डोपिंग संशोधन विधेयक, ऑनलाइन खेल संवर्धन और इस तरह के तमाम बिल जो सदन में पेश किए गए, आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिल थे क्योंकि इनसे रास्ता साफ होएगा आगे के लिए एक सुचारू व्यवस्था चलाने का स्पोर्ट्स के अंदर और स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। जैसे खासकर जो खेल उसके अंदर अभी नहीं आते थे, अंतर्गत नहीं आते थे, जैसे क्रिकेट है, उसको भी क्रिकेट भी उसके अधीन होगा, तो उनका उस तरीके से सरकार चिंता कर सकती है जो वो नहीं कर पा रही थी और उनके पास वह अधिकार क्षेत्र भी नहीं था। लेकिन इतनी महत्वपूर्ण बिलों में जिससे हमारे देश का भविष्य जुड़ा हुआ है, हम दुनिया का सबसे युवा देश है, लगभग 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है और कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स एक माध्यम है उनको उन चीज़ों से भटकाने के लिए जो ड्रग्स और नशावर्ती होती है, ताकि आप स्पोर्ट्स के अंदर युवा पीढ़ी को लगा सके और उनको एक दिशा और दशा देने का काम कर सके। इतने महत्वपूर्ण बिलों के ऊपर जब चर्चा हो रही है और जब सरकार एक सच्ची और साफ नीयत के साथ ये बिल लेके आई है, तो विपक्ष में उसका हिस्सा बनने के बजाय उन्होंने उसका सिर्फ विरोध किया। अब जो फैसले हम आज करेंगे वे फैसलों से आने वाला भविष्य तय होगा। अगर 2047 तक हमें एक विकसित देश के तौर पर स्थापित होना है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का ही नहीं आज 140 करोड़ देशवासियों का सपना है, तो हम जो आज करेंगे वो उस व्यवस्था की नींव रखने का काम कर रहे हैं। चाहे ये स्पोर्ट्स बिल की बात करूं, चाहे ऑनलाइन गेमिंग की बात करूं जो आज ही पारित हुआ, उसमें भी यही दिक्कत थी कि कितने बड़े व्यापक स्केल के ऊपर 40 करोड़ लोग इससे सीधे तौर पर अफेक्टेड थे। लगभग 20,000 करोड़ का चूना आम आदमी को लगा और किस तरीके से हमारी युवा पीढ़ी को बरगलाने का काम किया जा रहा था ऑनलाइन गेमर्स द्वारा, उसको बंद करने का काम किया सरकार ने। ये चीज़ें आने वाला समय तय करेगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हम क्या संदेश देना चाह रहे हैं अपनी सबसे युवा पीढ़ी को जो इतनी बड़ी मात्रा में है, वे हमें देखते हैं, वे हमें कहीं ना कहीं अपना आदर्श मानते हैं। तो क्या हम ये आदर्श उनके सामने रखना चाहते हैं? ये मर्यादा है संसद की कि हम जो आज संसद में देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठे हैं, तो क्या हम लोगों के हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ने बैठे हैं या फिर अपना निजी राजनीतिकरण करने बैठे हैं? तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि हम युवा पीढ़ी को क्या संदेश दे रहे हैं और वे क्या सीखेंगे जो चीज़ें वो आपने टेलीविजन स्क्रीन पर जी। संतोष जी, बड़ा कार्तिकेय जी ने बड़ा गंभीर एक मुद्दा खड़ा किया है कि जो संसद है वो मुद्दों पे चर्चा के लिए है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने भी कई बार इस बात को कहा कि चर्चा हो, संवाद हो, विभिन्न मुद्दों पर बात हो। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आयकर विधेयक 2025, कराधान कानून संशोधन विधेयक, भारतीय बंदरगाह विधेयक, ऐसे कई महत्वपूर्ण विधेयक बिना विस्तृत चर्चा के पारित हो गए व्यवधान में। इस स्थिति को आप कैसे देखते हैं? आयकर विधेयक है, बंदरगाह के संबंध में है, हमारा गोवा का अनुसूचित जाति वाला जो विषय आया जिसमें विधानसभा से संबंधित है, ऐसे बहुत सारे, और साथ में जो चर्चा हुआ उसमें जो विस्तार से चर्चा होना चाहिए था और ये कितने महत्वपूर्ण है हम सब के लिए, देश के लिए, ये जनता के सामने आने नहीं दिया गया। और जो सांसदों का जो विचार है, जो प्रकटीकरण होना चाहिए, उसको भी इन्होंने रोका। इसके लिए ये दोषी है और इस प्रकार का जो ये आचरण है, ये से जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, ये मैं मानता हूँ।
जाहिर सी बात है, कार्य मंत्रणा समिति में सहमति बनती है और कार्य मंत्रणा समिति में सभी दलों के जो नेता होते हैं वो उसमें शामिल होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के जो उपसभापति जी हैं उनके उसमें ये सब तय होता है कि कौन से मुद्दों पर कितनी चर्चा होगी, कौन सा बिल किस दिन पेश किया जाएगा, और उसी आधार सहमति के आधार पर सदन आगे चलेगा, ऐसी उम्मीद की जाती है। लेकिन गतिरोध और नियोजित व्यवधान एक महत्वपूर्ण शब्द इस बार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने एक सवाल खड़ा किया इसको लेकर। मैं संतोष जी आपसे समझना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले कार्तिकेय जी आपसे। व्यवधान पहले भी होता था, लेकिन अगर लोकसभा अध्यक्ष जी को बार बार इस बात को कहना पड़ रहा है कि आप नियोजित व्यवधान पैदा कर रहे हैं, इस नियोजित व्यवधान से क्या तात्पर्य है? देखिए, सदन की अपनी नियमावली है, अपनी मर्यादा है, और ये जो आज विपक्ष में है कभी सरकार में भी थे और उनको भी आचरण पता है, व्यवस्था क्या है, मर्यादाएं क्या हैं, उसके बारे में जानकारी है। तो ऐसा तो नहीं है कि उनको जानकारी का अभाव है, लेकिन मंशा विपक्ष की ये है कि किस तरीके से संसद की कार्यशैली के अंदर बाधा की जाए। अब अगर वे सही पटल पर अपनी बात रखना चाहें तो इससे अच्छा मौका कहाँ मिलता। जितने इस विषयों के ऊपर चर्चा इस मॉनसून सत्र में हुई, अगर वे भी अपना मत देते, अपनी बात रखते, तो उनकी बात भी रिकॉर्ड पे जाती, वह भी उनके सुझाव भी सरकार लेती और कहीं ना कहीं जहाँ ज़रूरी होता उसको एक्सेप्ट भी करती। लेकिन विडंबनीय बात यह है कि वह इसमें उनका रुचि ही नहीं है कि संसद चले या जो सरकार का काम है वह आगे बढ़े। तो इसमें नुकसान अधिकांश तौर पर सांसदों का होता है और सांसदों द्वारा लोगों का होता है। और यही विडंबनीय बात है कि लोकतंत्र के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। जितना बात कहने का अधिकार विपक्ष को है, उतना ही अधिकार पक्ष को भी है। जी, आपने एक शब्द कहा जी, और वो शब्द है नियोजित व्यवधान जी, और जिसको माननीय बिरला जी ने आज इस शब्द का उपयोग किया है। नियोजित व्यवधान यानी ये योजना से, जिसके लिए योजना रचना की गई हो पहले से कि हमें जा कर के इस प्रकार से विरोध करना है। आपको ध्यान होगा ये समय समय पर ऐसे मुद्दा खोजते हैं कि जिससे ये अपना विषय, सरकार अपना पक्ष ना रख सके, इसलिए कि इनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। आज ऑपरेशन सिंदूर के विषय में ये तब तक चिल्लाते रहे जब तक, और जहाँ महादेव के विषय में, महादेव विषय जैसा हुआ ऑपरेशन महादेव, और जैसे ही आतंकवादी मारे गए, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने वहां कहा था कि माननीय अखिलेश जी अब तो धन्यवाद दे दीजिए, किंतु किसी प्रकार की बात नहीं। उन्होंने कहा ये तिथि, ये दिन, ये सारे सेटिंग, यानी विचित्र बात। ईवीएम के ऊपर इन्होंने लंबे समय तक योजनाबद्ध तरीके से किया, उसके बाद अंत में क्या हुआ? तो एक के बाद एक इनके पास बोलने के लिए विषय नहीं है। इनका जो, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा, किंतु जो ये संयमित भाषा से और संयम के साथ जो अपना सिद्धांत, नियम, आइडियोलॉजी को जो रखना चाहिए, ये रख नहीं पा रहे हैं, हर जगह पिट रहे हैं। उसके कारण ये इस प्रकार के और विध्वंस को और विघ्न बाधा को ये अंजाम दे रहे हैं। कार्तिकेय जी, बात नियोजित व्यवधान की आई है। जाहिर सी बात है, सदन चलता हो, कहीं ना कहीं जो राजनीति होती है वो भी कहीं ना कहीं कार्रवाई पे हावी हो जाती है और जनता के मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। देश में बाढ़ है, बादल फट रहे हैं, लोग मर रहे हैं, जन धन का नुकसान हो रहा है, ये महत्वपूर्ण मुद्दे आज देश के सामने हैं। लेकिन ऐसे मुद्दों को छोड़कर सिर्फ SIR, बिहार में जहां चुनाव होने वाले हैं, मतदाता सूची को लेकर सिर्फ मुद्दा बनाए रखा गया। पूरे मानसून सत्र में सदन की कार्रवाई नहीं चलने दी लगभग। ऐसी स्थिति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे आज 3 साल पूरे हुए संसद के अंदर, और ये इसलिए विडंबनीय है कि मुझे लगभग 1 साल 12 महीने लगे अपनी मेडन स्पीच करने के लिए जी। और उसका भी कारण ये इसी तरीके के प्रयोजित व्यवधान थे जिसका सामना मुझे एक नए सांसद के तौर पे करना पड़ा। और आप खुद समझ सकते हैं कि आप कितनी आशाएं लेकर आते हैं लोगों की आवाज़ उठाने के लिए, और अगर आपको 1 साल लगेगा अपना पहला प्रश्न पूछने के लिए, तो आप कैसे व्यवस्था के अंदर कोई अपनी परिवर्तन ला पाएंगे? तो राजनीतिकरण हो रहा है, एक संयोजित तरीके से हो रहा है। मैं मानता हूं कि राजनीति के अंदर ज़रूर अपनी बात लोकतंत्र के अंदर रखने का हक है, लेकिन सही पटल पर, सही जगह पर। जब आप संसद के अंदर एक नियमावली के तहत, एक मर्यादा के तहत बात करते हैं, तो आपको हक है अपनी बात रखने का। लेकिन अगर आप उस मौके को खोते हैं जानबूझकर,
क्योंकि आपके पास उस पर ऐड करने को लिए कुछ भी नहीं है और आप सिर्फ वैसी राजनीति करना चाहते हैं जो एक सेक्शन को अपील करती है। 140 करोड़ के देश के अंदर जहां पर जो समस्याएं, विकट परिस्थितियां अलग अलग समय पे आती हैं, जैसे आपने वर्णन किया बारिश का, बाढ़ का, तो ये चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमारे को उसी वक्त चर्चा करने की भी ज़रूरत है, उसके ऊपर शोध करने की भी ज़रूरत है और वह बातें सरकार के संज्ञान में लाने का भी बहुत अच्छा माध्यम है। लेकिन इसको वंचित करने का, उन लोगों की इन बातों को वंचित रखने का ये श्रेय सारा का सारा विपक्षी पार्टियों को जाता है, जो संयोजित तरीके से अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए लोगों का हक उनसे छीन। जी, राजनीतिक हो लेकिन जनता के मुद्दों की तो बात हो। मैं आपसे जानना चाहता हूं संतोष जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि भाषा की बात आई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने एक बात कही, व्यवधान पैदा कर रहे हैं, तख्तियां लेके आ रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, ये अच्छी परंपरा नहीं है। लेकिन भाषा, जिन शब्दों का प्रयोग आज सदन में किया जा रहा है, मानसून सत्र में किया गया है, उस शब्द का प्रयोग मैं करना यहां नहीं चाहता। क्या, कैसे देख रहे हैं? जनता देखती है सदन की कार्रवाई को, जिस तरह की भाषा का उपयोग हो रहा है, आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? ये भाषा संसदीय है। सदन के अंदर इस प्रकार की भाषा न तो तख्तियों पर लिखी जानी चाहिए, न टी शर्ट पर, न नारेबाजी की जानी चाहिए। हम सब ने देखा है कि जिस प्रकार से वो चोर, गद्दी छोड़, और ये उचित नहीं है। इसके पहले भी विपक्ष के नेता रहे हैं, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर के आडवाणी जी से लेकर के सुषमा जी से लेकर के बहुत लोगों ने विपक्ष की राजनीति की है। किंतु ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग और विरोध करने के भी एक तरीके होते हैं। जाकर के गर्भगृह में और ये कागज़ फाड़ना, फेंकना, फैलाना, जब देश के गृह मंत्री और बड़े बड़े लीडर बोल रहे हैं उसके माइक के पास जाकर के चिल्लाना, ये पूरा देश देख रहा है और वो समझ रहा है कि इनका स्तर क्या है। सबका एक वैल्यू होता है। राजनीतिक मूल्यों में जो ये गिरावट नहीं आनी चाहिए और लोकतांत्रिक देश में भारत का अपना स्थान है और भारत का स्थान सदैव बना रहेगा, बना रहना चाहिए। इस परंपरा को हमको ही स्थापित करना होगा, कोई और दूसरा स्थापित नहीं करेगा। समय पर ऐसे लोगों को जनता आने वाले समय में सबक सिखाएगी। किंतु मैं कहता हूं कि ये बहुत ही निंदनीय है। अपने पिछले पुराने विपक्ष के कार्यकाल को उन्हें देखना चाहिए। जी, जाहिर सी बात है, जब संसद चलती है तो जनता के मुद्दों की बात होती है और मुद्दा लोकतंत्र और सदन की मर्यादा का भी है और यही संदेश संसद के मानसून सत्र का भी है। कार्तिकेय जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। संतोष जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।